हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के एससीओ पर दांव से परेशान है चाइना। पीएम मोदी के ग्लोबल साउथ पर मास्टर स्ट्रोक से घबराया है ड्रैगन। जी हां दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, ये आपको सबसे पहले बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां भारत आने से पहले सीमा ने किया था ट्रायल रन। जी हां दोस्तों, भारत आने से पहले उसने भारत आने की कोशिश की थी। जी हां दोस्तों, बताएंगे बहुत बड़ा खुलासा सीमा हैदर को लेकर, जहां पहली बार विदेश मंत्रालय ने जारी किया है एक ऐसा बयान। दोस्तों मामले को लेकर कह दी है ये बात। साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत ने बंद किया चावल का निर्यात, तो उधर रसिया ने तोड़ा अनाज समझौता। दुनिया में मंडराया बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां रेलवे इतिहास में पहली बार होगा ये काम, अश्वनी वैष्णव से पहले कोई नहीं कर पाया, ऐसा बताएंगे दोस्तों। आखिर क्या है वो इतिहास में पहली बार होने वाला कार्य, सारी जानकारियां आपको बताने वाले हैं। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का और भारत का दिल से समर्थन करते हैं, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के एससीओ पर दाव से परेशान है चीन। पीएम मोदी के ग्लोबल साउथ पर मास्टर स्ट्रोक से घबराया है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा बता दे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोले तो एससीओ की मेजबानी की थी, आप सभी को याद होगा। इसके बाद अब सितंबर में G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। इस आयोजन के बाद से ही चाइना का मिजाज बिगड़ा हुआ है। विदेश नीति के जानकारों की माने तो चाइना को लगता है कि भारत ने एससीओ की ऑनलाइन मेजबानी करके गलत किया है। तो वहीं ये बात भी सच है कि चाइना को इस बात से भी खासी परेशानी है कि पीएम मोदी जी ग्लोबल साउथ तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी विकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर उनकी सोच चाइना को परेशान करने वाली है। ऐसे में फिलहाल भारत और चाइना के बीच रिश्ते ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले महीने चाइना में एक आयोजन हुआ था जिसमें दुनिया भर से कूटनीति के जानकार पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में ही भारत और चाइना के मसले पर भी बंद कमरे में बातचीत हुई। इस दौरान कुछ रिटायर्ड और पद पर रहने वाले कई चीनी अधिकारी भी चर्चा के लिए मौजूद थे। इसमें मौजूद भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंधों और ग्लोबल साउथ तक उसकी पहुंच को लेकर चाइना की कुछ संभावित चिंताएं हैं। चीन में इस बात को लेकर चिंता थी कि क्या भारत चाइना को ग्लोबल साउथ से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए ऐसा सोच रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने तैयारियों के तहत ग्लोबल साउथ की बैठक बुलाने की पहल की थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन से भी चाइना बहुत ज्यादा हैरान है। वहाँ पर इसको इस बात की तकलीफ है कि भारत ने एससीओ की ऑनलाइन मेजबानी करके उसके साथ 2M दर्जे का बर्ताव किया है। सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ महीनों में 2 बार भारत यात्रा का प्रस्ताव भी ठुकराया है। और ये बात भी स्पष्ट है कि चाइना सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति में वापस जाने की इच्छा नहीं रखता है। अब ऐसे में दोस्तों इस खुलासे के बाद वाकई में पूरी दुनिया चाइना पर थू-थू करती नजर आ रही है दोस्तों। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छी ये खबर है, क्योंकि भारत लगातार हर फील्ड में प्रोग्रेस करता नजर आ रहा है दोस्तों। वैसे में चाइना को पता चल चुका है कि भारत अब वो देश है जो लगातार आगे बढ़ रहा है और किसी भी वक्त चाइना को पछाड़ सकता है हर एक फील्ड में। और इसीलिए चाइना भारत के टांग को खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन, और चाइना चाहकर भी भारत को पीछे नहीं धकेल सकता, तो दोस्तों कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सीमा हैदर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, भारत आने से पहले सीमा ने किया था ट्रायल रन। जी हाँ, दूसरी बार नेपाल से सीधे पहुंची थी भारत। बता दें बड़ी खबर, सचिन हैदर की पाकिस्तानी माशूका सीमा हैदर का जो सच सामने आया है वो अभी आधा अधूरा महसूस होता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक पुलिस और एजेंसियां तलाश कर रही हैं। सीमा कराची से होते हुए 10 मार्च को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी। तब एयरपोर्ट के बाहर सचिन मीणा पहले से मौजूद था, जिसके बाद वो दोनों एक होटल में पहुंचे और अगले 7 दिनों तक वहीं रहे। जब आज तक की टीम उस होटल में पहुंची तो वहां से सीमा और सचिन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जी हाँ, 2 दिनों तक लगातार सीमा और सचिन से लंबी पूछताछ के बाद क्या निकला आपको बता दें। इस बारे में यूपी पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें अब तक की जांच और सीमा से बरामद सभी सामान की पूरी जानकारी दर्ज है। उस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कहानी है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एक जासूस है सीमा। एक प्रेस रिलीज में सीमा की पूरी कहानी वही है जो खुद सीमा ने अब तक
नोएडा पुलिस को बताई या फिर मीडिया वालों को। इस प्रेस रिलीज के हिसाब से यूपी पुलिस भी कम से कम फिलहाल यही मानकर चल रही है कि मामला जासूसी का नहीं बल्कि आशिकी का है। बता दें क्योंकि सीमा पाकिस्तान से निकलकर पहली बार में ही सीधे भारत नहीं पहुंची दोस्तों, बल्कि यहाँ आने से पहले उसने बाकायदा इसका एक ट्रायल रन किया। नेपाल में अपने आशिक यानी ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से मिली, उसके बाद उसके साथ 7 दिनों तक यही रही और फिर जब दूसरी बार नेपाल आई तो वहां से वो सीधे सचिन के साथ सचिन के घर ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। जो ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि एक बार में वो भारत नहीं आई है, पहले उसने ट्रायल करने की कोशिश की, जब ट्रायल सक्सेस हुआ तो दूसरी बार में उसने ये बड़ा कदम उठाया और डायरेक्ट पाकिस्तान वाया नेपाल होते हुए वो इंडिया आ गई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें पहली बार विदेश मंत्रालय ने सीमा हैदर मामले पर बयान जारी किया है दोस्तों और कह दिया है कि मामले की जांच चल रही है और उसको अदालत में पेश किया गया है और वो जमानत पर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमें मामले की जानकारी है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, अगर मामले में कोई बड़ी जानकारी सामने आती है तो हम उसे बताएंगे। हाल ही में ये बात सामने आई थी कि हैदर और सचिन भी करीब एक हफ्ते तक नेपाल के एक होटल में रुके थे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अभी तक भारत सरकार को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है जो भारत की सरकार ढूंढ रही है, या फिर वास्तव में सीमा हैदर की ये स्टोरी लव एक स्टोरी ही है? आपको क्या लगता है दोस्तों इन बयानों को देख करके और इतने दिनों से चल रहे रिपोर्टों को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा जरूर कमेंट में। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत सरकार ने चावल के निर्यात पर लगाया बैन, इन 2 कारणों से लेना पड़ गया एक्शन। बता दें भारत सरकार ने चावल के निर्यात को लेकर सख्त फैसला लिया है। सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल यानी नॉन बासमती व्हाइट राइस के निर्यात पर बैन लगा दिया है। ये फैसला आगामी त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर लिया गया है। खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बासमती चावल और सभी तरह के उसना चावल के निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी केवल गैर बासमती कच्चा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि भारत से बड़े पैमाने पर बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। जी हां, सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर बैन लगाकर घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों में चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस महीने चावल के दामों में 10 से 20% तक का उछाल आया है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ चावल के निर्यात को अनुमति दी जाएगी। अगर नोटिफिकेशन से पहले जहाजों में चावल की लोडिंग शुरू हो गई है तो उसके निर्यात की अनुमति होगी। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उधर रशिया ने भी अनाज समझौता तोड़ दिया, जिसके बाद भूखमरी का संकट गहरा सकता है। जी हां, इससे पहले रशिया ने भी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के साथ अनाज समझौते पर विराम लगा दिया है। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने की आशंका है। रशिया ने युद्ध के दौरान यूक्रेन को अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया तक अनाज भेजने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इस अभूतपूर्व सौदे पर सोमवार को रोक लगा दी गई। दोस्तों रशिया के इस कदम से विश्व अनाज बाजारों को तगड़ा झटका लग सकता है। यही नहीं, समझौते पर विराम लगाने के बाद रशिया ने लगातार तीसरी रात यूक्रेनी बंदरगाहों पर हवाई हमले किए और यूक्रेन जाने वाले जहाजों के खिलाफ धमकियां भी जारी कर दी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों कितने लोगों को पता है कि उसना चावल किसे कहते हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां जाने आखिर किस बात पर इस पाकिस्तानी ने कहा कि हम भारत का मुकाबला अगले 100 सालों तक नहीं कर सकते। बता दें भारत और पाकिस्तान को एक साथ ही साल 1947 में आजादी मिली थी, तब से लेकर आज तक दोनों के हालातों पर ध्यान दें तो भारत कई मामलों में पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में है। हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम से भारत और पाकिस्तान के हालातों पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जब आवाम से पूछा कि इस वक्त देश की स्थिति कैसी है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस पर जवाब देते हुए शख्स ने भारत से तुलना करते हुए कहा कि अगर हम अपनी स्थिति को भारत से तुलना करके देखें तो हम भारत का मुकाबला अगले 100 सालों तक नहीं कर सकते। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि मैं पाकिस्तान के बाहर दूसरे मुल्क में रहकर देख चुका हूं, मैं बहरीन यूएई में काम कर चुका हूं, वहां आपको बहुत सी चीजें मेड इन इंडिया देखने को मिलेंगी। हमारे देश के नेता चोर हैं, हमारे देश के जो बड़े नेता है जरदारी, एहसान डार, उनकी संपत्ति यूएई जैसे देशों में है। यूट्यूबर ने शख्स से पूछा कि हम भारत का मुकाबला कैसे करेंगे। इस पर शख्स ने कहा कि इस वक्त भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं हमारे आवाम रोटी के लिए जलील हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम 100 सालों तक भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और 100 सालों के बाद भी कर पाएंगे या नहीं वो भी मैं नहीं कह सकता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि उस पाकिस्तानी शख्स ने कह दिया है कि पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है पूरे दुनिया में, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी बेइज्जती होती है और उनको ये लगता है कि आ गया फिर से भीख मांगने। बहरहाल दोस्तों इस पाकिस्तानी शख्स को लेकर आपकी क्या राय होगी जो वास्तव में सच बोलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। और जब कोई वाकई में सच बोलता है तो इसका मतलब ये होता है कि
उसको बात दिल पर लगी है, दिल तक लगी है और बड़ी ही गहराई के साथ लगी है, तभी एक इंसान सच बोलता है। वैसे में दोस्तों पाकिस्तानी अवाम को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है जो इन हुक्मरानों के चलते पीड़ा सहन कर रही है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उनको बनाने वाला भी अवाम ही है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। अगली खबर की बात करें, जहां मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी पर बोले पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, कहा अगर मैं वहां होता तो जनरल डायर को भूल जाते। जी हाँ, मणिपुर में महिलाओं पर हुए जुल्म की तस्वीरें देखकर पूरा देश स्तब्ध है, स्टंड है। हिंसा का दंश झेल रहे इस राज्य में जो हैवानियत हुई है उसने समाज में इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दरिंदगी की जितनी बुराई करे, जितनी निंदा करे वो कम है। इस दरिंदगी पर अब सियासत हो रही है। इस मामले में यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि इस मामले में अभी तक कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर मैं वहां होता तो लोग जनरल डायर को भूल जाते। उन्होंने कहा कि पुलिस इसलिए नहीं है कि वो मूक दर्शक बनी रहे, अगर मैं होता तो ये दरिंदगी करने वाले किसी महिला की तरफ आंख उठाकर देखने के काबिल नहीं रहते। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि अगर पुलिस ने 2 महीने बाद FIR किया है तो इसकी क्या वजह रही। साथ ही साथ ये भी कहा कि पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उस जिले के DM SSP को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस को तब तक बल का प्रयोग करना चाहिए था जब तक बलवाई भाग खड़े नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें जरूर कोई ना कोई मूक सहमति है। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें मणिपुर बर्बरता मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। CM N बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कोई दोषी नहीं बचेगा। राज्यपाल ने भी इसके ऊपर निर्देश दिए हैं। दोस्तों मणिपुर पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि इस मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद इस मामले में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। छापेमारी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही वीडियो हमारे संज्ञान में आया हमने आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई की। हमने 1 मिनट भी जाया नहीं किया है, कोई दोषी नहीं बचेगा। अब ऐसे में दोस्तों हमारी भारत की जनता की इस पर क्या राय है और उन दोषियों को लेकर आप लोग क्या समझते हैं? दोस्तों ऐसे दोषियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए जो पूरा देश एक सबक ले सके और जो ऐसा करने की दोबारा सोचे या आगे ऐसा मन बनाए वो थर थर कांप उठे। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर एक भारतीय, हर एक नागरिक अपनी राय रख सके इस मुद्दे पर। दोस्तों वास्तव में ये बड़ा ही दिल को दहला देने वाला मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा। बता दें वैश्विक परमाणु सुरक्षा की स्थिति को मूल्यांकन करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन नेशनल थ्रेट इनिशिएटिव यानी NTI के परमाणु सुरक्षा सूचकांक ने पाकिस्तान को भारत से ऊपर स्थान दे दिया है। दोस्तों मंगलवार को जारी नई रैंकिंग में संगठन ने खतरनाक सामग्री के रखरखाव के मामले में पाकिस्तान को भारत, ईरान और उत्तर कोरिया से आगे रखा है। पाकिस्तान ने इस बार पहले से 3 अंक अधिक हासिल किए हैं और 22 देशों की सूची में 19वां स्थान हासिल किया है। NTI का परमाणु सुरक्षा सूचकांक कई संकेतकों और मानदंडों के आधार पर देशों की परमाणु सुरक्षा की क्षमता और उसके लिए किए जा रहे प्रयासों को मापता है। इसमें परमाणु प्लांट्स और सामग्रियों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और संधियों का पालन, परमाणु सुरक्षा के लिए नियामक ढांचा और परमाणु हथियारों या सामग्रियों को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए किए जा रहे सबसे बेहतर उपाय शामिल है। NTI एक गैर लाभकारी संस्था है जो इस सूचकांक को तैयार करती है। NTI इस बात का रिकॉर्ड रखती है कि परमाणु संपन्न देश अपने परमाणु सामग्री को किस तरह संभाल रहे हैं और उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां चीनी विदेश मंत्री किन गांग की दुश्मन बनी क्या लोकप्रियता, 25 दिनों से गायब, बीमारी का बहाना बना रहा है चाइना। बता दें इस हफ्ते आसियान शिखर सम्मेलन के कुछ दिन पहले चीन ने मेजबान इंडोनेशिया को बताया कि वो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपने प्रतिनिधि को बदल रहा है। इसके बाद से जकार्ता में जमा हुए दुनिया भर के राजनयिकों के लिए शर्ट के पारंपरिक उपहार का आकार बदलने के लिए होड़ मच गई। चाइना के लिए रंगीन बैटिक टॉप शर्ट को चीनी विदेश मंत्री किन गांग की फिटिंग का बनाया गया था, लेकिन अंत समय में चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारी और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी को जकार्ता भेज दिया। इसके बाद से ही किन गांग की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बना हुआ है। किन गांग को पिछले 25 दिनों से नहीं देखा गया है। वो अगले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स देशों की बैठक में भी शामिल नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, चीन की सरकार ने तब से कहा है कि किन गांग खराब सेहत के कारण सार्वजनिक उपस्थिति से गायब हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयानों और राज्य मीडिया की कवरेज में भी किन गांग का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में अपने नेताओं के निजी जीवन के बारे में पहले से ही कुख्यात चाइना के विदेश मंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई
गई हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाइना में किन गांग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उनकी तुलना राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की जाने लगी थी। किन गांग का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम 25 जून को दौरे पर आए रूसी, श्रीलंकाई और वियतनामी अधिकारियों के एक साथ बैठक थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी कारण बड़ा हो सकता है कि खुद के ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी विदेश मंत्री को गायब करवा दिया हो। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां दक्षिण अफ्रीका ने की भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ, कहा भारत की विकास यात्रा का अध्ययन करने की आवश्यकता। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के एक मंत्री भारत के आर्थिक विकास की तारीफ की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने उपनिवेशवाद से लेकर तकनीकी दिग्गज बनने का सफर तय किया है। भारत का यह सफर गहन विश्लेषण का विषय है। दक्षिण अफ्रीका की युवा और विकलांग व्यक्तियों की मंत्री नकासोजाना दलालमिली जुमा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की वृद्धि की सराहना की। उन्होंने डरबन में आयोजित ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन में कहा कि भारतीय सभ्यता हजारों साल पुरानी है। भारत ने उपनिवेशवाद की राख से देश का उत्थान और विकास तक का सफर तय किया है। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के तहसील भवन में डबल धमाकों में पुलिस कर्मी की मौत। बता दें, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के एक अशांत कबायली जिले में बृहस्पतिवार को एक तहसील भवन परिसर में हुए दोहरे धमाकों में एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। बचाव अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट तब हुआ जब पुलिस पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर की सीमा से लगे खैबर आदिवासी जिले में 12 तहसील भवन में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच कर रही थी। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने तहसील भवन के अंदर स्थित एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस बलों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। उन्होंने बताया कि विस्फोट की वजह से आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि घायलों को पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, जहां स्वीडन में दोबारा कुरान जलाने की मंजूरी पर आग बबूला। ये मुस्लिम देश उठाया बड़ा कदम। बता दें, स्वीडन में दोबारा कुरान जलाने की अनुमति दिए जाने के बाद से इस्लामिक देश इराक और स्वीडन के रिश्तों में भारी तनाव आ गया है। गुरुवार की सुबह इराक की राजधानी बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया और परिसर में आग लगा दी। अब खबर यह है कि इसके कुछ ही घंटों बाद इराक ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। इस इराकी सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी ने स्वीडन में इराक के चार्ज डी अफेयर्स को भी वापस बुला लिया। इराकी मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इराक में काम करने वाली स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के वर्क परमिट को भी निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां हिंद महासागर पर चाइना की पैनी नजर, एलएसी से सबक ले, भारत ने बनाया सबक सिखाने का प्लान। बता दें, चीन की ढिलाई और वादा खिलाफी की वजह से सीमा विवाद का कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। एलएसी पर चाइना की तरफ से डीएस्केलेशन को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है और न ही वो अपने वादे पर खरा उतर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर लगाम कसने के लिए भारत जोरदार तैयारी कर रहा है। समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार वियतनाम की यात्रा पर जा रहे हैं। वो वियतनामी पीपुल्स नेवी को आईएनएस कृपाण गिफ्ट करेंगे। ये भारत द्वारा दिया गया पहला युद्धपोत होगा। वहीं मालाबार युद्धाभ्यास में शरीक होने के लिए आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शिवालिक रवाना हो चुके हैं। 11 अगस्त से 22 अगस्त तक सिडनी में यह युद्धाभ्यास होगा। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत द्वीपीय देशों को भी अपने उपस्थिति का संकेत देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, जहां चीन को एक और बड़ा और तगड़ा झटका। अमेरिका की यह बड़ी कंपनी आ रही है। भारत बता दें, दुनिया भर की कंपनियां चाइना से अपना कारोबार समेट रही है और अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। अमेरिका की एक प्रमुख सोलर कंपनी भी भारत की ओर से रुख कर रही है। सोलर पैनल निर्माण में चाइना का दबदबा माना जाता है, लेकिन अमेरिका के फर्स्ट सोलर ने विनिर्माण के लिए चाइना के बजाय भारत को चुना है। अमेरिका का यह फैसला चीन के लिए बहुत बड़ा संकट और झटका माना जा रहा है। ये अमेरिकी कंपनी भारत में सोलर पैनल के उत्पादन पर अरबों डॉलर का निवेश करेगी। इसके लिए कंपनी को चीन से सामान भी नहीं मिलेगा। मंगलवार को भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी बैठक के लिए दिल्ली में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रेनहोम ने यह जानकारी दी। इसके साथ इन्होंने ये भी संकेत दिया है कि टेस्ला भारत में निवेश पर विचार कर रही है। ग्रेनहोम ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत के पास एक बड़ा बाजार के साथ भारी मांग है। हम उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। यह संयोजन दोनों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। उन्होंने इंटरव्यू में अक्षय क्षेत्र में यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से फंडिंग के बारे में भी बात की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां पुतिन से बगावत के बाद पहली बार नजर आए वैगनर चीफ प्रिगोजिन। कहा यूक्रेन नहीं अब अफ्रीका अगला टारगेट। जी हाँ, रूसी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने
के बाद प्राइवेट आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पहली बार नजर आए। एक नई वीडियो में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को बेलारूस में अपने लड़ाकों का स्वागत करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो में प्रिगोजिन अपने सैनिकों से कहते हैं कि वे अब आगे यूक्रेन युद्ध में भाग नहीं लेंगे बल्कि अफ्रीका की नई यात्रा की तैयारी करेंगे। बीते महीने प्रिगोजिन के नेतृत्व में वैगनर आर्मी ने रूसी सेना के खिलाफ बगावत कर दी थी, आप सभी को याद होगा। 23 से 24 जून को वैगनर आर्मी के लड़ाकों ने दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव ऑन डोन को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद वैगनर आर्मी ने राजधानी मॉस्को की ओर कूच कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी जी से की मुलाकात। राजभर जाति का अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर चर्चा। बता दें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बृहस्पतिवार को यहां शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के महासचिव अरुण राजभर भी थे। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर की मुख्यमंत्री से ये मुलाकात है। राजभर ने मुख्यमंत्री से भर और राजभर जाति का अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चाएं की। दरअसल एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को अक्टूबर में आजमगढ़ में पार्टी की ओर से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कराने और उसमें प्रधानमंत्री को बुलाने के संबंध में पत्र भी दिया। साथ ही उन्होंने सुभाषपा के स्थापना दिवस के मौके पर 7 अक्टूबर को पटना में आयोजित होने वाली रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री को आमंत्रित भी किया। दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते, जहां रेलवे के इतिहास में पहली बार होगा ये ऐसा काम अश्वनी वैष्णव से पहले कोई नहीं कर पाया। बता दें रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के कार्यकाल में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों रेलवे की वीआईपी कल्चर को बंद करने के बाद अब रेलवे बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। रेलवे अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि भारतीय रेलवे निम्न आय वर्ग वाले यात्रियों के लिए ट्रेनें शुरू करने के लिए तैयार है। ये ट्रेनें मुख्य रूप से ऐसे यात्रियों के लिए होंगी जो शारीरिक मजदूर के रूप में काम करते हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया है कि ये विशेष नहीं बल्कि स्थायी ट्रेनें हैं जिनका मकसद श्रमिक वर्ग के यात्री को आसानी से यात्रा करने में मदद करना है। अधिकारी ने बताया कि यह सेवा अगले साल से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि लिंक के हॉफमैन बुश यानी एलएचबी कोच वाली ट्रेनों में स्लीपर और सामान्य दोनों श्रेणी की सर्विसें होंगी। अधिकारी ने साफ किया कि ये कम किराए वाली ये ट्रेनें पूरी तरह से गैर वातानुकूलित होंगी। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप